गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोकतांत्रिक आज हम क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति का लोकतांत्रिक और विविधता का भाग 2 पढ़ेंगे। पीछे हमने पढ़ा था कि अमेरिका में मैक्सिको सिटी के एक शहर में ओलंपिक से भेदभाव के विरुद्ध जो रंग भेदभाव के विरुद्ध जो आंदोलन हुए या लोगों को ध्यान की खींचने की कोशिश की गई। इसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे लोग सत्ता के जो भेदभाव होता है वो किस प्रकार विभिन्नताओं के बारे में, समानता और असमानताओं के बारे में पढ़ने की कोशिश की। कैसे एक धर्म के लोग ही अपने जाति के अलावा दूसरे से भेदभाव करते हैं, कैसे एक अलग अलग धर्म के होकर भी कुछ लोग पास आ जाते हैं। आमतौर पर हम कुछ लोगों जो दलित जो लोग होते हैं उनको गरीब और भूमिहीन होते हैं, उन्हें भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है और अन्याय का सामना करना पड़ता है। जब एक तरह का अंतर और अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण जाता है तो लोगों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के होते हैं। इस प्रकार एक जो सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। आम तौर पर अगर एक सामाजिक असमानताएं कई समूह में भी मौजूद होती है, फिर भी लोग एक समूह के लोग दूसरे से अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हों और जबकि दूसरे के मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, दोनों ही ईसाई देश हैं, लेकिन दोनों के धर्मों के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बंट गए हैं। एक ही धर्म के लोग दो खेमों में बंट गए हैं, प्रोटेस्ट और कैथोलिक। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच जो होता है वो गहरी समानता है। वहाँ का जो कैथोलिक समुदाय है वो बहुत गरीब है और लंबे समय से के बीच मारकाट चलती रहती है। नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सामाजिक जो विभिन्नताएं होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी उलझी हुई है। एक दूसरे के विभाजन की सीमा तैयार होने लगती है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नता एक साथ कई समूह में होती है वहाँ संभालना इन्हें अपेक्षाकृत आसान होता है। आज के दौर में समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश छोटा हो या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा है, अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। जर्मनी और स्वीडन में भी हालात एक जैसे हैं, जहाँ पर मोटे तौर लोग एक ही नस्ल के और संस्कृति के हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचने वाले लोगों के कारण इनमें तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। लोग अपने साथ ऐसी संस्कृति लेकर पहुँच जाते हैं जिन्हें अब अलग समुदाय बनने की प्रवृत्ति होती है। इसके कारण बहुत से देश आज बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति। अब पढ़ते हैं सामाजिक विभाजन की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित किस प्रकार करते हैं, सामाजिक विभाजनों से राजनीति को क्या लेना देना है। पहले एक बारे में देखें तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत ज़्यादा किसी के लिए खतरनाक और बहुत बुरा हो सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों के बीच जो प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है वो इसके कारण समाज का फूट का शिकार बन जाता है। परिणामों का दायरा। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण ले, जहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि यह ब्रिटेन का हिस्सा काफ़ी लंबे समय से होता था और यहाँ पे जो हिंसा, जातीय और दुश्मनी राजनीतिक टकराव के कारण के बीच में रहा है। यहाँ की आबादी का जो वो मुख्य तौर पर ईसाई धर्म को मानते हैं और दोनों धर्मों में 53% जो है वो प्रोटेस्ट है और जबकि 44% कैथोलिकों का जो नेतृत्व है नेशनल पार्टी करती है और उसकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए जो कि कैथोलिक बहुबल है। और प्रोटेस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है जो ब्रिटेन के साथ ही इसको रखने में पक्ष में है। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में सुरक्षा बलों के सैकड़ों लोग
और जवान मारे जा चुके हैं। 98 में ब्रिटेन की सरकार ने नेशनलिस्टों के बीच सरकार और नेशनलिस्टों के बीच एक समझौता हुआ, जहां पर दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन जो था उसको बंद करने की बात की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ पर धर्म और जाति के विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। ऐसे उदाहरणों के आधार पर यह परिणाम निकलता है कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, और उनका मानना है कि जो सबसे अच्छी स्थिति होती है वह समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन हो तो उस राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। पर इसके बाद की सच्चाई यह है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट ही पैदा करती है। हमने दुनिया के बहुत से देशों में किसी न किसी किस्म का विभाजन और राजनीतिक शक्ल में अख्तियार कर लेते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के साथ सामाजिक विभाजनों की बात करना, विभिन्न समूह से अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। लोग विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की मांगों को पूरा करना, नीतियों बनाना इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप सामाजिक विभाजन के बीच संबंध देखते हैं। ठीक है, इसके 3 आयाम होते हैं। राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़, लोगों में अपनी पहचान बनाने के प्रति आवना। आम लोग खुद को सबसे अलग और सबसे विशेष मानते हैं, तो उनके लिए जो दूसरों के साथ तालमेल जो बिठाना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को प्रोटेस्ट या कैथोलिक तौर पर देखते हैं। तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है जब तक वो अपनी पहचान के प्रति सचेत नहीं होंगे। लोग राष्ट्र या पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते तब समस्या नहीं होती। बेल्जियम के लोग खुद को बेल्जियम ही मानते हैं, भले ही वे चाहे कोई भी भाषा बोलते हों। हमारे देश में ज़्यादा लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी क्षेत्र, धर्म, भाषा के समुदाय के सदस्य मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि किसी भी मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांग लेना आसान है। श्रीलंका में केवल एक ही धर्म के लोगों की या समुदाय की मांग पहचान तमिल लोगों की पहचान हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी जातीय समूह की ऐसी मांगें थी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना संभव नहीं था। और तीसरी जो है वो सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या काम करती है यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बेल्जियम या श्रीलंका में देखा, अगर सत्ता की साझेदारी को करने में अलग समुदाय की उचित मांगों को पूरा ईमानदारी से किया जाए तो विभाजन नहीं होता, सामाजिक खतरा नहीं बनता। लेकिन अगर यही मांगे ऐसी मांगों के नाम पर दबाना शुरू कर दे तो ये विभाजन की ओर ले जाती है। ऐसी विभाजन सामाजिक विभाजन पर जोर देने का हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। सामाजिक विभाजन राजनीतिक और अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी छोटे सामाजिक समूह को हाशिए पर पड़ी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं, सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है, पर विभिन्नताओं के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को बराबर समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष करना होता है और ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतंत्र का रास्ता ही अपनाती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से वो उसको दबाने के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, इसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं।
कई बार सामाजिक समानताएं, असमानताएं इतना ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता अपनाता और शासन के खिलाफ खड़ा होता। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने वाला, विविधता को समाहित करने वाला का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। तो बच्चों, इस लेसन में हमने असमानता और विभिन्नता के बारे में पढ़ा, किस प्रकार असमानताओं का प्रयोग अमेरिका के 2 खिलाड़ियों ने सामना किया और कैसे उन्होंने विरोध किया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे लोग खुद के एक ही समुदाय के लोग एक व्यक्ति से दूसरे को कैसे ऊपर मानते हैं या एक ही धर्म का होकर वो दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोगों के साथ कई बारी नज़दीकी का रिश्ता बन जाता है। राजनीति में लोकतंत्र में विभिन्नता ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। पहली बात तो राजनीति में विभाजन की बात नहीं होनी चाहिए, ना ही इस भेदभाव को शामिल करना चाहिए ताकि किसी भी देश के लिए विभाजन की सामना करना पड़े। इसके तौर पर मुख्य 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले कि लोगों को अपनी पहचान बनाने के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। दूसरा, सरकार उनकी मांगों को कैसे रखती है। तीसरा, सरकार उनकी मांगों के प्रति अपना रुख या काम करने का तरीका कैसा अपनाती है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में विभिन्नताएं किस प्रकार शामिल होती है और कैसे उनको तालमेल बैठाकर एक लोकतांत्रिक देश आगे लेकर जा सकता है। धन्यवाद।